अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला जारी है और बहुत से लोगों की राय में और बहुत सी रिसर्चर्स की राय के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था उसमें इजाफा होता जा रहा है। और हमने जो सुना कि इसहाक डार साहब आकर डॉलर को कंट्रोल करेंगे, 200 से नीचे लेकर आएंगे, वैसा अब तक दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अब भी अगर डॉलर के रेट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में 231 रुपये में भी ये दस्तयाब नहीं है, ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि रेमिटेंसेस जो हैं वो भी नीचे आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा IMF की तरफ से भी डिमांड्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और मिनी बजट लाने का मुतालबा किया जा रहा है। तकरीबन 800 अरब रुपए के इजाफी टैक्स का जो प्लान है वो IMF प्रपोज़ कर रहा है। इसको अब हुक्मरान जो हैं पाकिस्तान के वो कैसे डील करते हैं, बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली दूसरी जानिब जो पॉलिटिक्स है वो सारी की सारी तैनाती के गिर्द घूम रही है और जो आर्मी चीफ़ की तैनाती पर अब तक जितनी डिबेट हुई है, सारे के सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो उसी से डिस्ट्रैक्टेड हैं। और जो असल इश्यूज़ हैं, जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो इकनॉमिक चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं इस मौके के ऊपर, उस पर ख़ासी सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही। डिफ़ॉल्ट की इन ख़बरों के हवाले से इसहाक डार साहब का भी आज बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और मईशत के ख़िलाफ़ जो अफवाहें फैला रहे हैं वो बाज़ रहें, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो दिसंबर में 1 अरब डॉलर के जो बॉन्ड्स हैं, सुकूक बॉन्ड्स, उनकी अदायगी नहीं हो पाएगी, ये भी एक रूमर है। और साथ साथ क्रेडिट के जो डिफ़ॉल्ट स्वैप है उसके हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ये सब रूमर्स हैं और कतन ऐसा कोई ख़दशा मौजूद नहीं है, लेकिन जो मुआशी अशारी हैं दूसरी जानिब वो किसी और जानिब इशारा कर रहे हैं। इसी पर आज हमने बात करनी है। हमारे साथ खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आपसे पूछेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट है, इसहाक डार साहब हैं जो कि रिफ्यूट कर रहे हैं इन सारे क्लेम्स को कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का कोई भी ख़तरा जो है वो फेस करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो इस बात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि कुछ रिसर्चर्स ये भी कह रही हैं कि 65 से 70% चांसेस हैं, जो श्रीलंका से भी ज़्यादा चांस है डिफ़ॉल्ट करने के। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या इतने ही ग्रेव प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है पाकिस्तान इस वक्त? जी, थैंक यू मुज़म्मिल। एक्चुअली मैं आपका पूरा क्वेश्चन नहीं सुन सका, लेकिन सिर्फ लास्ट पार्ट मुझे आया। अगर आप पूछ रहे हैं कि एनालिसिस कितना, सिचुएशन कितनी ग्रेव है जी जी इकोनॉमिक साइड पे, तो जो डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जो बताई जा रही है चंद साइड से, वो तो फैक्चुअल नहीं है। अच्छा। लोग जो CDS स्प्रेड्स को देख के कह रहे हैं कि 100% से ज्यादा डिफॉल्ट की चांस हो गई है, एक्चुअली डेटा ये नहीं दिखा रहा। अभी जो दिसंबर 5 जो बॉन्ड मैच्योर कर रहा है पाकिस्तान का, उसकी प्राइसेस अगर आप चेक करें तो 96 या 97 ऑन द डॉलर पे वो बिक रहा है, विच मीन्स के जो इन्वेस्टर खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, दे आर कंफर्टेबल कि इसकी पेमेंट हो जाएगी। दे आर नॉट वरीड कि इसमें डिफॉल्ट होने वाला। अब दिसंबर 5 दिसंबर के आगे जो अगला बॉन्ड मैच्योर कर रहा है पाकिस्तान का, वो अप्रैल 2024 में हो रहा है। उसकी प्राइसिंग जो है वो बहुत गिरी हुई है। अगर उसको आज खरीदने निकले, लास्ट जो मैंने चेक की थी वो 42 सेंट्स ऑन द डॉलर, यानी कि वो 42% पे अगर आपके पास वो बॉन्ड अभी मौजूद है तो आप 42% उसकी जो फेस वैल्यू है उस पे उसको आगे बेच सकते हैं, विच मीन्स के वहां पे बॉन्ड होल्डर्स जो हैं उनको बहुत कंसर्न है। और उसका बेसिक मकसद ये है कि वो अभी प्रिवेलिंग सिचुएशन पाकिस्तान में देख रहे हैं और वो अपने आप को ये बता रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन आने वाले हफ्तों में और महीनों में दुरुस्त ना हुई तो इस बॉन्ड की डिफॉल्ट अप्रैल 2024 में लाइकली हो जाएगी। तो अभी जो निकालना चाह रहा है उसको 42 सेंट्स ऑन द डॉलर पे बायर्स मिल रहे हैं, विच मींस के अप्रैल 2024 तक अगर प्रेजेंट डे अनसर्टेनिटी परसिस्ट करती है तो देन वी कैन टॉक ऑफ अ डिफॉल्ट। लेकिन इमिनेंट डिफॉल्ट यानी कि अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज और एटलीस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स को खुद तो नहीं नजर आ रहा कोई ऐसी इम्कानात। और मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर फाइनेंशियल मार्केट्स को खुद इमिनेंट डिफॉल्ट नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान में, इमिनेंट डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पाकिस्तान में लोग क्यों उस लाइक्लीहुड को रेज खुर्रम साहब, लेकिन कुछ फिगर्स जो हैं वो
कुछ लोग समझते हैं काफ़ी इंटिमिडेटिंग भी हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 6 हफ्तों के दरामदाद के जो ज़खायर हैं वो बचे हैं हमारे पास 6.9 अरब डॉलर, और ये भी वो हैं जो कि कर्ज़ों की सूरत में हमें मिले हैं। तो इस तरह तो अगर नए कर्ज़े हम सिक्योर नहीं करते तो आपको नहीं लगता कि ये थ्रेट बहुत करीब आता जा रहा है, जो आप कह रहे हैं कि ऐसा कोई खदशा मौजूद नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए 6 हफ्ते की इंपोर्ट कवर इज वेरी लो, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन जो होती है, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बेंचमार्क इज 3 months इंपोर्ट कवर। तो 6 हफ्ते जो विच इज 1.5 months इज वेरी लो। लेस देन 2 months इज कंसिडर्ड अ टाइट सिचुएशन। लेस देन 1 month जो है उसको क्रिटिकल सिचुएशन माना जाता है बाय वे ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशंस। आप पाकिस्तान का इंपोर्ट कवर देख लें पिछले 30 सालों का, तो आपको नजर आएगा कि ज्यादातर सालों में तो पाकिस्तान के पास 6 से 8 हफ्ते का इंपोर्ट कवर ही होता था। यानी कि पिछले 30 सालों में मेजॉरिटी ऑफ द इयर्स वी हैव सर्वाइव्ड ऑन इंपोर्ट कवर ऑफ लेस देन 2 months। तो अगेन द सिचुएशन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिचुएशन बहुत अच्छी है या बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको इस तरह डिस्क्राइब करना कि क्रिटिकल डिफॉल्ट या उस लेवल पे आई हुई है, दैट इज नॉट द केस राइट नाउ। जिस हिसाब से हमारे इंपोर्ट्स गिर रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो रही है पाकिस्तान में, तो उसके साथ साथ इंपोर्ट्स आर फॉलिंग एज वेल। अभी पिछले हफ्ते में ऑयल प्राइसेस में भी काफी ज्यादा कमी आई है और कोई लो $70 तक उसने टच किया है। आई थिंक द सिचुएशन अच्छी तो नहीं है किसी सूरत, लेकिन आजकल के दौर में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके भी प्रेजेंट की जा रही है। सही, मतलब आपको लगता है ये एग्जैजरेशन है कि कहा जा रहा है इमिनेंट डिफॉल्ट हो सकता है। साथ ही मौजूद रहिएगा, नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट है। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। किस तरह देख रहे हैं मुल्क की सूरत हाल को? आपको लगता है कि आर्मी चीफ की तैनाती पर जो डिबेट चल रही है वो डिस्ट्रैक्शन है असल इशूज़ से, जो कि मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान को? इसके अलावा जो 26 नवंबर का मार्च होने जा रहा है इमरान खान साहब का, वो कैसे अफेक्ट करेगा पाकिस्तान की सियासत को अब? अच्छा, मुझे नहीं मालूम है कि वो मुस्बत असरात होते हैं या मनफी असरात होते हैं, मैं इस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो चला गया 26% पर जी, और आपके खित्ते के दीगर जितने भी ममालिक हैं, इवन श्रीलंका, यानी वो भी कोई 4 पॉइंट उस पर खड़ा हुआ है। श्रीलंका जो है, हाँ श्रीलंका है जो ज्यादा गया है, वो 9.1 पर खड़ा हुआ है, और इंडिया 6.7 पर खड़ा है, बांग्लादेश 8.9 पर खड़ा हुआ है। यानी डबल डिजिट में तो सिर्फ आप ही खड़े हुए हैं ना पूरे के पूरे रीजन के अंदर, और वो भी 26 पर खड़े हुए हैं आप। यानी 11-12 नहीं है, 13-14 नहीं है, यही आपका इन्फ्लेशन रेट यहाँ चला गया है। आपकी महंगाई की शरह जो है वो तो हौलनाक है ना, वो तो पूरे रीजन के मुकाबले में आप अगर उसके आजाद शुमार देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है और किस तरफ को इसको लेकर जाया जा रहा है। अच्छा, तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं अभी आवाज सुन रहा था, गलबन अमीर अब्बास हैं, नहीं खुरम हुसैन साहब मौजूद हैं हमारे साथ, इकोनॉमिस्ट हैं जी, खुरम हुसैन साहब मौजूद हैं जी। खुरम साहब की आवाज में सुन रहा, मुझे जो आवाज आ रही थी मैं ऐसे एज्यूम कर रहा था। अच्छा खैर, वो उनकी खुश उम्मीदी, मैं भी बहुत खुश उम्मीद किस्म का आदमी, मैं बिल्कुल बदतरीन हालात में और बिल्कुल घुप अंधेरे में भी रोशनी तलाश करता हूँ। लेकिन ये घुप अंधेरा जो है इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है और इतना खतरनाक है कि आपकी पोजीशन जो है वो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो लगें कि आप डिफॉल्ट से बच रहे हैं। अच्छा, जो हमारा श्रीलंका डिफॉल्ट पर चला गया और डिफॉल्ट हो गया उसका। नज़ीर साहब, इसहाक डार साहब इन तमाम बातों को जो है वो डिनाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान को, कार्रवाई करेंगे हम अगर इस तरह की अफवाहें तूल पकड़ती हैं जो फैला रहे हैं उस पर। तो आपको लगता है कि वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि हम तारीख तरीन सूरत हाल में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। हम तो 14, 15, 16 दिसंबर 1971 को भी ये आस लगाए हुए थे कि पाकिस्तान बच जाएगा। 16 दिसंबर को याह्या खान की तकरीर सुनकर हमें पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है, करें कार्रवाई। बिल्कुल भाई, सूरत हाल को यहाँ तक कौन ले गया है? पहले हम जिम्मेदारी डालते हैं इमरान खान पर, नहीं है वो बरेजिमा है सारी सूरत हाल, हम उस पर डालते हुए हैं कि जिन लोगों ने चलते हुए इस प्रोसेस को रोक दिया था जब उससे पहले चल रहा था।
फिर इमरान खान के दौर में जो है और तबाही आई, मईशत बर्बादी की तरफ गई, तो इन्होंने आकर कबाड़ा कर दिया पूरी मईशत का। कोई चीज बेहतरी की तरफ नहीं गई है। हम नहीं कहते जी डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हो रहा है, लेकिन सूरत हाल खराब है, तारीख तर है, और हम इसको बेहतरी की सूरत हाल नहीं कह सकते। और यकीनन ये भी एक बात हो सकती है कि जनाब ऐसे मामले में लगता है कि बहुत गैर मामूली किस्म का वाकया हो रहा है। जैसे आज से पहले तो तकर्रुर ही नहीं हुआ कभी आर्मी चीफ का, उठा रहे जनरल ग्रेसी से लेकर यहाँ तक जो मामला हैं जनरल बाजवा तक, ये सारे के सारे तो मुकर्रर होते हैं ना। अयूब खान हुए, अयूब खान ने अपने आप को एक्सटेंशन दी, फिर मूसा खान को ले आए, फिर उसके बाद जो है वो याया खान है, याया खान के बाद जनरल गोल हसन है, लेफ्टिनेंट जनरल थे और आर्मी चीफ थे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, बल्कि रिटायर होने पर भी वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको 4 स्टार जनरल नहीं बनाया गया था। फिर टिका खान, फिर उसके बाद जो भी आए जनरल रिया के बाद जो अब सूरत हाल आपके सामने है, कभी इस तरह का बहरान नहीं आया। हमारे जनरल रिया ने भी अपने आप को बड़ी एक्सटेंशन एक बाद दूसरी के बाद तीसरी खुद ही देते रहे, किसी से पूछा भी नहीं, वो खुद ही करते रहे, इसलिए कि प्रेसिडेंट थे। मैं आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक जो है और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इनको अब जो है सदर ममलकत के तौर पर इनको एक्सटेंशन दे रहा हूँ, खुद को एक्सटेंशन दे रहा हूँ, एक्सटेंशन चलता रहा, इस मुल्क के अंदर खेल चलता रहा है। अब एक और नई बात हो रही है कि जनाब वो जो है तकर्रुर होना है आर्मी चीफ का। ज़ाहिर है 6 नाम हमारे सामने, इन्हीं 6 में से कोई भी होंगे, वो पहले नंबर पर ले लें या आखिरी नंबर पर ले लें, किसी को भी ले लें, हमें इससे नहीं है। वो पाकिस्तान फौज का ही जनरल होगा, कोई बाहर से नहीं आएंगे, ना किसी को लाया जाएगा बाहर से। एक तकरीर पर इतना तूफान खड़ा हुआ, वो कह रहे मेरी मर्जी का लाओ, वरना भाई इन 6 में से आपकी मर्जी के कौन नाम ले लें, 2-4 नाम ले लें कि ये हमारी मर्जी के हैं, 3 नाम ले लें, और क्या आपको कौन नापसंद है वो बता दें। ठीक है, ये कोई बात नहीं, झगड़ा खामखा खड़ा किया हुआ है कि लोगों को एक तरफ लगाया हुआ है। क्या सूरत हाल है महंगाई की, क्या सूरत हाल, जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं लोग, किसी को इस बात की न परवाह है न खबर है। मतलब नॉन इश्यूज की पॉलिटिक्स हो रही है। खुर्रम साहब, आपने सुना जिस तरह से नज़ीर साहब फरमा रहे हैं कि 26% इन्फ्लेशन रेट है, जो श्रीलंका से भी कई ज़्यादा है, तो वो तो कह रहे हैं ऑप्टिमिज्म है ये कहना कि डिफॉल्ट इज़ नॉट ऑन द कार्ड्स। आप मुझे बता दें इन्फ्लेशन और डिफॉल्ट का क्या ताल्लुक है एक दूसरे से? नजीर साहब से पूछते हैं, व्हाट डू दीस टू थिंग्स हैव टू डू विद ईच अदर? सर वेटरन तो आप हैं, आप बता सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट इज डेफिनेटली वेरी हाई पाकिस्तान का, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और आई थिंक मैं और आप अपनी जिंदगी में इस चीज को फील कर रहे हैं। गरीब आदमी का तो आई थिंक बहुत बुरे हालात हुए हुए महंगाई की वजह से, और पाकिस्तान की में महंगाई जो है अपने खित्ते से ज्यादा है। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब से देख लें ज्यादा है। लेकिन सवाल तो कुछ और था ना, सवाल तो ये था कि क्या डिफॉल्ट इमिनेंट है या नहीं है। तो ये चीज पॉइंट आउट करना कि महंगाई ज्यादा है, उससे उसका इस सवाल से क्या ताल्लुक है, ये बात मैं नहीं समझा नजीर साहब की। जो मैं सुन सका था एवरीथिंग दैट ही वाज। खुर्रम साहब, ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की बात हो रही है जो 100% से बढ़ चुका है, इसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे? इसके कोई इंप्लीकेशंस नहीं है एज सच। देखें, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक बहुत टेक्निकल चीज होती है जो सिर्फ उस सूरत हाल में इन्वॉल्व होती है जिन बॉन्ड्स में की सेकेंडरी मार्केट होती है, या वो बहुत लिक्विड होते हैं, यानी कि या तो उनको कोलैटरल के तौर पे यूज किया जा रहा होता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ कोलैटरल डाल के उसके अगेंस्ट लोन्स आप ले रहे हो तो फिर आप उस पर इंश्योरेंस लेते हैं, या इस टाइप की ट्रांजैक्शंस में, जो पाकिस्तानी बॉन्ड्स कभी नहीं करते। तो ये तो डेकेड से सीडीएस स्वैप, सीडीएस रेट जो है वो रिपोर्ट तो होता है पाकिस्तान और उसके सिमिलरली रेटेड पीयर्स के बारे में, लेकिन वो रेलेवेंट मेट्रिक नहीं है पाकिस्तानी बॉन्ड्स के लिए, और पाकिस्तान के बाकी तरह के जो सिमिलरली रेटेड बॉन्ड्स हैं उनके लिए रेलेवेंट मेट्रिक नहीं है। सही। जो मेट्रिक आपने देखना है वो है कि भाई जिस प्राइस पे ये बॉन्ड अभी ट्रेड हो रहा है, प्राइस जो है फेस वैल्यू से कितनी कम है। और अभी दिसंबर का बॉन्ड जो है वो तो अगर कोई इन्वेस्टर 97 सेंट्स ऑन द डॉलर पे खरीदने के लिए तैयार है तो उस इन्वेस्टर को तो डिफॉल्ट रिस्क नहीं नजर आ रहा। अगर उसको डिफॉल्ट रिस्क नहीं नजर आ रहा तो हमें कहां से नजर आ रहा है? खुर्रम साहब, ये भी एक एनालिसिस दिया जा रहा है ना कि 30 अरब डॉलर से ज्यादा दरकार होंगे पाकिस्तान को अगले 1 साल में, तो दिखाई नहीं दे रहा कि इतना जो कैपिटल है वो कहां से पाकिस्तान इंश्योर करेगा। देखें, ये 32 या 33 बिलियन डॉलर्स का फिगर है, ठीक है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो है, ये फिगर जो है ये प्रोजेक्ट किया गया है आईएमएफ का जो डॉक्यूमेंट अभी एंड अगस्त में जो रिलीज हुआ था, और उसमें फाइनेंसिंग प्लान्स जो हैं इसके दिखा दिए गए थे कि इसको मीट करने के
क्योंकि ये स्टैंडर्ड होता है हर आईएमएफ प्रोग्राम में। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स अगले 3 सालों की प्रोजेक्ट की जाती हैं। बिल्कुल। उसमें चंद असम्पशंस लगाई जाती हैं कि आपका ट्रेड डेफिसिट ये होएगा, आपके इंपोर्ट्स इतने, आपके एक्सपोर्ट्स इतने, आपके रिमिटेंसेस ये, आपकी डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स ये, फलाना ढमकाना, ठीक है। इस तरह करके वो सारी आपका प्लान बनाया जाता है। फिर आईएमएफ आपसे कहता है कि अब इसको मीट करने का आपके पास क्या प्लान है। और काफी हद तक आई थिंक 32 का जो था फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, नॉट गैप बट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, उसमें से तकरीबन 26 बिलियन तो वाज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ फ्रॉम पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स एंड फ्रॉम वेरियस अदर थिंग्स। गैप जो था जिसकी वजह से फंड प्रोग्राम के अनाउंसमेंट पे भी थोड़ा सा डिले आया है, वो कोई लगभग $4.5 अरब का था। जिसके और उसमें आई थिंक $2 अरब का एक उन्होंने बॉन्ड फ्लोटेशन दिखाई थी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट्स में बॉन्ड फ्लोट करेगा, सुकूक बॉन्ड, जिसके थ्रू $2 अरब भी रेज किए जाएंगे। आज प्रॉब्लम यह है कि जो उन्होंने वो $4.5 अरब और वो $1.5 या $2 अरब का जो बॉन्ड था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट भूल गया, बट $1.5 या $2 अरब का था, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। क्योंकि वो $4.5 अरब जो थे वो सऊदी अरब और चाइना से आने थे, जिसके अगेंस्ट एक कच्ची सी कमिटमेंट उनको मिल गई थी इन दोनों मुल्कों से कि हम लोग आईएमएफ को उन्होंने दे दी थी कि हम इनके साथ मुज़ाकरात में हैं और किसी तरीके से ये पैसे जो हैं ये पूरे करने के लिए हम लोग अग्रीमेंट रीच कर लेंगे इनके साथ। अच्छा। फिलहाल ये हुआ है कि आईएमएफ प्रोग्राम जब साइन हुआ है उसके बाद जब डार साहब का भी और मिफ्ता साहब दोनों के जब दायरे लगे हैं, तो यहां से फिलहाल पूरी तरह से उनको कमिटमेंट नहीं मिली। वो दोनों रियाद और बीजिंग से होके आए हैं, बट दे डोंट येट हैव अ कमिटमेंट के पैसे कब तक आएंगे। वहां पे सुनने में ये आ रहा है कि उनको इतला ये दी गई है कि आप पहले ये जो अनसर्टेनिटी है आपकी आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, आपके आगे जो पॉलिटिकल रास्ता आप लेंगे वो क्लियर कर दें, उसके बाद फिर आके हम लोग कुछ पैसों की बात कर लेंगे। सुनने में आ रहा है कि इस टाइप का कोई हर्डल है उस रास्ते में। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका खुर्रम साहब। नज़ीर साहब, आपने गुफ्तगू ये सुनी, अगर इकॉनमी की तो हमने बात की, आपने चैलेंजेस की तरफ इशारा किया जो पाकिस्तान को दरपेश हैं, डिस्ट्रैक्शन भी कहा आपने, तो इसका हल फिर क्या निकाला जाए? आपको क्या लगता है कि ये जो डिबेट इतनी ज़्यादा एग्जैजरेट हो चुकी है, जो इससे पहले आप भी फरमा रहे हैं कभी नहीं हुई, इसका सीक्रेट क्या वो बयानिया है जो खान साहब ने बनाया, या फिर वाकई जो बहरान है वो ऐसा है कि इससे पहले देखा नहीं पाकिस्तान ने कभी इस तैनाती के हवाले से? एक तो खुर्रम साहब की आलिमाना बातें थी और मैं मायशी माहिर नहीं हूँ, ना मालियाती माहिर हूँ। जी। मुझे जो हालात सामने नजर आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरे सामने आम आदमी की जिंदगी के अंदर जो खराब सूरत पैदा हुई वो, और जिस तेजी से हम लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से हमारी आबादी नीचे जा रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो इंडिकेटर्स और भी शायद उनके पास मालियाती इंडिकेटर्स हो गए कि जो हमें या हम जैसे लोगों को ये जाहिर करते हैं यार मुल्क बहुत खतरनाक सूरत की तरफ बढ़ रहा है। और वो खतरनाक सूरत महंगाई जो है वो इस रीजन में सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी इस रीजन में सबसे ज्यादा है, इन्फ्लेशन का मैंने अर्ज किया है कि वो सबसे ज्यादा है। आपकी इंपोर्ट्स जो है वो पहले तो बढ़ी हुई थी और अब भी बढ़ी हुई हैं। आपके एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है। रिमिटेंसेस के लिए बाकायदा ब्रेक लग गई है कि आपके पास इतनी रिमिटेंसेस नहीं आ रही हैं जो माजी में आई थी, फिर अपीलें भी हो रही हैं कि नहीं भेजो, पैसे नहीं भेजो, पैसे नहीं भेजो। ये इमरान खान का एक तर्ज अमल हमें समझ में नहीं आया कि वो पाकिस्तान अगर हुकूमत के खिलाफ है तो हुकूमत के हक में तो हम भी नहीं है कि जिला भी कोई फरिश्तों की हुकूमत नहीं आ गई है। लेकिन वो मुल्क, असल चीज तो मुल्क है ना, कि आपका मुल्क अगर किसी बहरान में फंसा है या इस हालात में जो इन्होंने इनकी पैदा करता है, जिस पर खुर्रम साहब कह रहे हैं कि वो कमिट आपसे वो मांग रहे हैं, क्लियरेंस मांग रहे हैं कि आप क्या करने वाले हैं आपके यहाँ। यानी ये भी कोई सवाल है कि आर्मी चीफ के हमने आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं मालूम है कि मैं कोशिश करता हूँ जानने की, चीजों को समझने की, लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि जनाब जर्मनी में कौन है आर्मी चीफ और बरतानिया में कौन है और फ्रांस में कौन है। हमारे यहाँ तो बाकायदा एक इस अपने रीजन में चलते हैं जनाब कौन है श्रीलंका में आर्मी चीफ, और इंडिया में चले आप आर्मी चीफ का नाम बता देंगे लेकिन कौन है नेवल चीफ, कौन है एयर चीफ। ये मबाहिस जो है ये सूरत हाल को और ज्यादा गंभीर कर रहे हैं। हमें अब टर्न करना होगा, सिक्योरिटी स्टेट से टुवर्ड वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना होगा और उसके लिए पूरा सख्त तैयार करना होगा। वॉलंटियरली तो जाहिर जिनके पास ताकत है वो तो नहीं है। असल बात इस वक्त भी जंग इस बात की लड़ी जा रही है कि मरकजियत कायम की जाए, इक़्तिदार की, अख्तियार की मरकजियत कायम की जाए और एब्सोल्यूट मरकजियत कायम की जाए। कठपुतलियां जो है अपना डांस करें
और ऊपर बैठकर सब कुछ ठीक ठाक है, वो अपना अपने मामला जो है वो सब सीधे रखें। ये है एक असल मसला है, क्या इस मुल्क के अवाम इस मुल्क को ओन करेंगे या इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट या उसके इदारे इस मुल्क को ओन करेंगे, और किसी वाइडर किस्म के इंटरेस्ट के लिए नहीं, मुल्क के वसीतर मफाद के लिए नहीं, बल्कि इदारा जाती मफाद के लिए अगर ऐसा होता है तो हमें नहीं पता कि हम कहाँ तक जाएंगे। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जो IMF जो मुतालबा है और मिनी बजट के हवाले से डिबेट चल रही है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको हमने डिस्कस किया, और हमेशा से पॉलिटिक्स का मुआशियात के साथ एक लिंक होता है, और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम एक मुल्क में हो तो मुआशी अदम इस्तेहकाम भी वो पैदा करता है। सियासी सूरत हाल में क्या चल रहा है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर रफ़ीक रजवाना साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। अमजद खान न्याजी साहब मौजूद हैं, PTI के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। रफ़ीक साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे, ये बताइएगा जो मुल्क में डिबेट इस वक्त जो सेंट्रल डिबेट चल रही है वो यही है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती पर जो कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं, इसके अलावा इमरान खान साहब के मुतालिबात भी थे, आपकी तरफ से भी अब तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई। कितना देर इसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि इससे पहले मिसाल ही नहीं मिलती कि इतनी बड़ा पब्लिक डिस्कोर्स हो जाए इस मामले के ऊपर, जो कि रूटीन की एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसकी मिसाल ये भी नहीं मिलती कि मीडिया में इतना हाइप क्रिएट हो जाए कि आर्मी चीफ ही बात चल रही हो माजरत के साथ। अच्छा जी, और आवाम को जान में मुब्तला कर दिया गया, जहाँ बैठे आर्मी चीफ की ही गुफ्तगू होती है। आज से पहले किसी को पता नहीं होता था तो क्या समरी चल रही है और क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो इसको जितना उछाला जाएगा, इसको जितनी हाइप दी जाएगी, उतना ही जो है ना माशरे में, सोसाइटी में, पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल होगी और क्या सराइयाँ होगी, जो कि किसी तौर पर मुल्क की मफाद में भी नहीं है, और हमारी पाक अफवाज जो हमारी सरहदों की मुहाफिज है उनके मफाद में नहीं होगा। तो मेरी तो ये गुजारिश होगी, इससे ज्यादा मैं कुछ कहने से कासिर हूँ। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर उस कहने का कोई फायदा नहीं है, वो कहना बेकार है। हमारी ये तबसे कि कौन होगा, कौन सीनियर होगा, फलां होगा, ये होगा, मेरा ख्याल है इट इज ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, और बंदों को एक परेशानी में मुब्तला किया हुआ है। बेटा है कि खामोशी से इस टॉपिक को उस वक्त तक छोड़ दें कि जब ये अपॉइंटमेंट हो जाए, और उसके बाद भी ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मीडिया में मौजूद बहस बनाया जाए माजरत के साथ। रफ़ीक साहब जी, आपका पॉइंट आ गया, लेकिन देखें ना, ये इमरान खान साहब ने तनकीद की शरीफ फैमिली के ऊपर और कहा कि सीक्रेट एक्ट वायलेट हो जाएगा अगर नवाज शरीफ साहब ने कोई नाम चूज़ किया। बाद आपकी की तरफ से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। हमारा प्रोग्राम का मौजू ये है कि ये बहस सियासतदान क्यों कर रहे हैं, अगर सब कुछ मीडिया ने किया है तो क्या खान साहब ने कुछ नहीं किया? मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ मीडिया कर रहा है। मैंने कहा मीडिया इसको हाइप दे रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया ने शुरू किया। ठीक अच्छा। है जी। और इमरान खान साहब ने कहा उन्होंने तो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो भी उनके जबान पे आता है वो बाद में सोचते हैं, फिर उसके बाद यू टर्न लेना पड़ता है। वो कहते हैं उसको भी छोड़ो, अब आगे चलो, फिर आगे चलते चलते फिर पीछे चलते हैं। इसको मौजूद बहस सियासतदानों को भी नहीं बनाना चाहिए था, इमरान खान साहब को नहीं बनाना चाहिए था, और इस तरह से उन्होंने इसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की, अपने इक़्तिदार से बाहर जाने के बदले पता नहीं किस किस से ले रहे हैं। एक जमहूरी अमल था, अदम एतमाद हुआ, पार्लियामेंट में बैठे उस जमहूरी अमल को फेस करे, पार्लियामेंट में अपोजिशन का रोल अदा करे, और बाहर भी अवाम के साथ जलसा करे, जुलूस करे, जो मर्जी करे। इस तरह से जो जाती अटैक है उसका नुकसान है, साफ ज़ाहिर है। जब दावा होगा तो जवाब दावा भी होगा, शिकवा होगा जवाब शिकवा भी होगा। तो इसीलिए इससे अगर इज्तनाब किया जाता तो ज्यादा बेहतर था। अब वो कहते हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ हो, फिर कहते हैं मेरी मर्जी का ना हो तो कोई बात नहीं, मेरिट पे हो। तो ही इज नोबडी टू डिस्कस दिस थिंग। ये इंटरनल एक मामला है वजारत दिफा का, हुकूमत का आईनी मसला है, लीगल इशू है, और फौज का अपना एक अंदरूनी मसला है। ये तो सियासी जेर बहस आना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए थी। अमजद साहब, आपको प्रोग्राम में ज्वाइन करवाना चाहूँगा। ये बताइएगा कि 26 तारीख को अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है? फिर अगर ये सारा मामला आप भी जो है वो आपकी पार्टी ने भी कह दिया, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपने बयान में थोड़ी तब्दीली भी हमने देखी आपकी पार्टी की तरफ से, तो अब 26 तारीख को जो मार्च हो रहा है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इसके बाद? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तैनाती को खुद
नून लीग के मिनिस्टर यानी पीडीएम की हुकूमत ने और उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने खुद मुतनाज़ा बनाने की हत्तन इम्कान नहीं पूरी कोशिश की है। और फिर जो एक सजा याफ्ता शख्स है उसके हवाले से पूरी दुनिया में मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ और खुद उन्होंने बयानात दिए कि जी इसका फैसला मियां नवाज शरीफ करेंगे। फिर तो जेलों से मुलजमों को निकाल के, कैदियों को निकाल से जहाँ पे भी कोई तैनाती हो डिस्ट्रिक्ट के डिविजनल पंजाब के अंदर या मिसाल पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हीं से फिर पूछा जाए। तो ये तो कोई गलत बात हम नहीं करते। तो सबसे पहले तो इन्हीं ने खुद इस चीज को मुतनाज़ा बनाने की पूरी कोशिश की है। दूसरी बात जी, 26 को बिल्कुल हम 9 अप्रैल के बाद आपने देखा होगा कि पूरे पाकिस्तान में हमने एहतजाज भी किया, रैलीज भी निकाली, जलूस भी किए, जलसे भी किए। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। हम आज भी कहते हैं, कल भी कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल में आज जो संजीदा रिपोर्ट कर रहे हैं ना लोग, एंकर्स हैं चाहे जर्नलिस्ट हैं, कि पाकिस्तान की मईशत डे बाय डे, आज आपको मार्केट से, ये टीवी पे जो कुछ भी आता रहे, लेकिन मार्केट में इस वक्त डॉलर शॉर्ट है। सही। मईशत आपकी तेजी के साथ डिक्लाइन में है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो इस वक्त इस्तेकाम नहीं है। और दूसरा, इस गवर्नमेंट के अंदर कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो इन हालात में एक ही वाहिद हल था जो हम पिछले 8-9 माह से कह रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी इसी में है और पाकिस्तानी मईशत तभी उठ सकती है कि इसके लिए कोई मेजर फैसले किए जा सकें और उसके लिए एक सॉवरन पार्लियामेंट चाहिए, एक साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जजा और सजा का निजाम हो, तभी हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। अमजद साहब, अगर पार्लियामेंट के फ्लोर को खाली छोड़ के सड़कों पे आप ना होते तो आपको लगता नहीं है कि बेहतर अचीव कर लेते कुछ सब इकट्ठे बैठ के? काश के ये पार्लियामेंट सॉवरन होती और हमें यहाँ से कुछ हासिल वसूल हो रहा होता। अच्छा। और काश कि ये पार्लियामेंट जो है वो एक साइफर के नतीजे में वजूद में ना आती। तो यकीनन पार्लियामेंट को छोड़ना कोई, मैं समझता हूँ उस वक्त हम समझते कि जी ये पार्लियामेंट डिलीवर करेगी। जब डिलीवरी नहीं है या सॉवरेंटी नहीं है तो फिर हम इसमें बैठ के क्या करेंगे? अमजद साहब, सूबाई असेंबलियां सॉवरन है? मेरे भाई, वहाँ कोई खारजा पॉलिसी तो बनती नहीं है। नहीं, सूबों के मसाइल 18वीं तरमीम के बाद डिस्कस ही यार, वो क्या गली नाली बनाते हैं और क्या करें, सड़कें बनाते हैं, वहाँ को मेजर फैसले तो नहीं होते ना। अमजद साहब, लेजिस्लेटर का काम सड़कें बनाना तो नहीं होता वैसे आइडियली? मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो कब कहा है, लेजिस्लेटर का काम है पॉलिसीज देना, आपकी मईशत को, आपकी डिफेंस के लिहाज से, आपके इंटरनल एक्सटर्नल, आपकी खारजा पॉलिसी देना तो पार्लियामेंट का काम है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। रफीक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं पार्लियामेंट सॉवरन नहीं है, इलेक्शन ना करवाए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये डिफॉल्ट की जो डिबेट चल रही है ये भी खासी तूल पकड़ गई है। हेलो जी रफीक साहब, बात ये कि ये पार्लियामेंट में अगर इमरान खान साहब ना हो तो ये पार्लियामेंट सॉवरन नहीं, खुदा न खास्ता। इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देना, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, हाकम मदहन। ठीक है जी। और इससे बेहतर था कि जी ये हो जाता और वो हो जाता। अब बात हो रही थी अदम इस्तेहकाम की। अदम एतमाद के बाद पार्लियामेंट में बैठना एक जमहूरी रिवायत है और इनकी आईनी जिम्मेदारी थी। ठीक है जी, बिल्कुल। अदम एतमाद होता रहता है। अभी ये यूके में नहीं हुआ अदम एतमाद, वहां पे कोई लॉन्ग मार्च हो रहा है, शॉर्ट मार्च भी नहीं हो रहा, किसी ने आवाज भी बुलंद नहीं की। ठीक है, अब बात ये है कि वो साइफर का मसला, अभी मेरे दोस्त कह रहे थे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बात ये है साइफर से खुद ही मुकर के वो, ठीक है जी, यू टर्न ले लिया। ठीक है, अब बात ये है कि कोई चीज मार्केट में बेचने के लिए कोई तो नारा चाहिए। मेरी नजर में एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, अदम इस्तेहकाम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम।
आज अगर इमरान खान साहब पार्लियामेंट में होते तो ये अदम इस्तेकाम ऐसा ना होता, और मईशत जो जिस तरह की डूबी हुई थी वो मजीद डूबने की तरफ ना जाती। इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। जिन हालात में हमने अपनी सियासत दफन करके हमने ये पीडीएम ने ये जो है ना, ये मतलब आप ये कन्फेस कर रहे हैं कि मजीद डूबी है मैशत आपके आने के बाद? नहीं आने के बाद नहीं, देखे आराम से तसल्ली जी। मजीद डूबी अदम इस्तेकाम से, सियासी अदम इस्तेकाम से। अच्छा। रोज नारा लगा रहे हैं कि ये श्रीलंका बनने जा रहा है। मुझे ये बताएं, ये प्रो पाकिस्तान नारा है कि आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं और आप कहते हैं ये श्रीलंका बनने जा रहा है? दुनिया क्या हमारे बारे में सोचती होगी कि एक लीडर है जिसकी आवाम में पजीराई जितनी भी है और वो कह रहा है पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, मैं होता तो ना बनता। इन बातों को छोड़ें। इस वक्त ये सोचें आप, एक तरफ मेरी सियासत हो, एक तरफ मेरी हुकूमत आप हटा दे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सियासी और माशी बका का मसला हो, तो अगर मैं ये ऑप्ट करूं, ये चीज चुनूं कि मैंने अपनी सियासत करनी है और मुझे हुकूमत से निकाला गया, मुझे वापस लाओ, कभी आर्मी चीफ फलाना, कभी न्यूट्रल, कभी ये, कभी जानवर, कभी वो, कभी अल्लाह हिसाब लेगा कि आप हक के साथ नहीं खड़े हुए, और मौलाना की तरह खिताब करने की बजाय इस वक्त अपनी जो है ना सेल्फ ओरिएंटेशन, अपने जात से निकले। कोई भी सियासतदान हो, कोई भी सियासतदान हो, मैं ओवरऑल जनरल बात करूं, निकले और मुल्क के लिए बैठ जाए, सब जोड़कर पार्लियामेंट में आए। पार्लियामेंट ही एक इदारा है आइन के तहत, सड़कों में कुछ भी नहीं होता, सड़कों में कभी कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो इसीलिए अब भी टाइम है, आपने अपना रजिस्टर करवा लिया, अवामी मार्च कर लिए, लॉन्ग मार्च भी कर लिए, बेशक ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी, आपकी जान बचाई, आपकी पाकिस्तान को जरूरत है, मगर पॉजिटिव रोल की जरूरत है। बिल्कुल पॉजिटिव रोल होना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। अमजद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये जो 26 को मार्च होने जा रहा है, हुकूमत ने इस पर यह कहा है कि एक तो हेलीकॉप्टर पे लैंडिंग नहीं हो सकती, कोई लॉ की वायलेशन हुई क्रैकडाउन करेंगे, तसादुम की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, आपको इदराक है इस बात का? और बी प्लान फिर क्या होगा अगर ऐसा होता है? आप ये देखें कि क्या हमने पिछले 9 माह में कहीं गमला टूटा है? हम पे तशद्दुद जरूर हुए, और जितना बेईमाना तशद्दुद पंजाब पुलिस ने उस वक्त किया था, और हमारे लोगों को, बच्चों को, औरतों को अरेस्ट किया गया, मारा गया, गाड़ियां तोड़ी गई, जेलों में डाला गया, शेलिंग की गई, लेकिन फिर भी हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की बात की, और करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के वजूद के साथ आपका और मेरा वजूद है। हम कोई बाहर से तो नहीं पाकिस्तानी थे ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला हम एक पुरअमन मार्च लेके आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, वो हमारा राइट है, और इंशाल्लाह हमारा ये राइट कोई भी नहीं छीन सकता। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसी कोई दूसरी तरफ से भी ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे इंतशार फैलने का खतरा हो। ये जिम्मेदारी वोटेड गवर्नमेंट में है। देखना यह है कि हुकूमत किस तरह से ट्रीट करती है आपके मार्च को। बहुत शुक्रिया अमजद खान साहब, रफीक रजवाना साहब साथ मौजूद थे, मुलाहिजा किया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।